चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात है ATX की। ठीक है, ATX क्या है, कैसा है, इंट्रोडक्शन। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो समझने की है वो ये है कि एक था TX, एक दफा का जिक्र है, एक था TX। अज्यूम करता हूं मैं कि आप सबने 2 साल पहले दिया है TX। ठीक है, मैं ATX पढ़ाता हूं तो इस अजम्पशन से पढ़ाता हूं कि भाई आप लोगों ने TX कब दिया है? 2 साल पहले। इसका मतलब कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट की स्पेलिंग आती है। और जब पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आता जाएगा। तो हम आपको TX कम ATX पढ़ाते हैं, हम सिर्फ ATX नहीं पढ़ाते। ये हमारा रिकॉर्डेड जो आपके पास है सारा, जब जिन्होंने देखना शुरू कर दिया है तो वो देखेंगे कि शुरुआत होती है TX से और ये ATX में बदलता चला जाता है। तो हम पढ़ेंगे 2 सब्जेक्ट, ये मजबूरी है, क्योंकि ATX के लिए TX का पूरा सिलेबस एग्जामिनेबल है। जैसे AFM आपने दिया होगा, तो AFM में FM भी तो है ना। तो हम वो सिर्फ AFM नहीं पढ़ रहे या हम ATX नहीं पढ़ रहे, हम पहले TX के साथ साथ क्या पढ़ते जाएंगे, ATX। लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है उसके लिए आज की हमारी ये लाइव क्लास है, कि हमारे जहन क्लियर हो जाए कि हमें ATX में करना क्या है और TX में हम करके क्या आए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे ही TX पढ़ा है, तो मुझे पता है कि उन्होंने बहुत करीब में, वालेकुम सलाम, बहुत करीब में TX दिया हुआ है। लेकिन हम ये अभी नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि आप सब जूने पुराने हैं, जिन्होंने TX जो है वो कब दिया हुआ है, बहुत जमाने पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी है कि ATX का पेपर फॉर्मेट बता दें सर। अच्छा भाई, वही बताते हैं। तो आइए पहले पेपर फॉर्मेट की बात करेंगे, फिर एक एक करके रिसोर्सेज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी बुक है। ठीक है, ये आपके पास है अवेलेबल, सबको हमने दे दिया है एक्सेस, लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, उस पर क्लिक करें आप सबको मिल जाएगी। अब TX या स्किल्स लेवल के अंदर जो हमारा पेपर का फॉर्मेट था वो टोटली डिफरेंट था। स्किल्स लेवल में जब आप पेपर देते थे तो कैसे देते थे? आप ऐसे देते थे कि 3 सेक्शन होंगे, MCQ होंगे, फिर MTQ होंगे, फिर सेक्शन सी होगा। यहाँ पे होगा ही सेक्शन सी भाई, यहाँ पे होगा ही सेक्शन सी। मैं आपको सबसे बड़ा फर्क बताऊं पेपर फॉर्मेट बताने से पहले, TX और ATX में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? जब मैं TX पढ़ाता हूं ना, तो मैं कहता हूं बेटा स्प्रेडशीट पे काम करना। किस पे काम करना? स्प्रेडशीट पे काम करना यार, पेपर स्प्रेडशीट पे करना है। तो कुछ होशियार होते हैं, सर वो जो 4 मार्क्स 2 मार्क्स के थ्योरी के सवाल आते हैं उसका क्या करेंगे? बेटा उसको भी तो स्प्रेडशीट पे लिख दे। ऐसे ही किया था ना? सही है। और आपके कितने 70s में थे कुछ। चलो, तरुबा भी है हमारे पास। तो हम सब एक्सेल पे ही पूरा TX का पेपर करके आए थे। आपने भी TX का पेपर एक्सेल पे ही किया होगा, वहां पे एक्सेल ही चलता है। अब हम आ गए हैं कौन से पेपर पे? ATX। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट चलता है। सर हम तो सोच के आए थे कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है कैलकुलेशन बेस्ड, टेंशन नहीं लो। ये TX की तरह कैलकुलेशन है, लेकिन TX की तरह रूल बेस्ड पेपर है। इसके अंदर भी वही 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 रूल सारे के सारे। जैसे कि एक बड़ा फेमस रूल है पर्सनल अलाउंस का, ये सबको याद होता है। भले 2 साल के 4 साल पहले भी TX पढ़ा हो ना, पर्सनल अलाउंस सबको पता होता है। और हायर बैंड, एडिशनल बैंड, बेसिक बैंड, ये भी सबको याद आ गया। जैसे ही मैं बोलता ना पर्सनल अलाउंस, थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। कुछ को 12,570 याद आएगा, कोई ज्यादा पुराना है तो उसको 12,060 याद आएगा। हर अटेम्प्ट में दो, हर टेक्स्ट ईयर में ये बदलता रहा है। अभी 12,570 है। पर्सनल अलाउंस सबको पता होता है। बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड सबको याद होता है। बेटा यही काम है यहाँ पे भी, लेकिन तरीका एग्जाम बदल गया है। वहां पे हम एक्सेल पे काम करते थे, मतलब कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे एक बात याद कर लो, आपसे कैलकुलेशन नहीं चेक हो रही है, आपसे एडवाइजरी चाहिए। क्या चाहिए? यानी वी प्रिज्यूम इन ATX कि तुसी जो हो ना, तुसी इब्तिसाम पाजी, तुसी कौन हो?
तुसी वड्डे वाले टैक्स एडवाइजर हो, कंसल्टेंट हो, और तुसी असी को क्या बताएगा कि टैक्स बचाते कैसे, या ये काम हो रहा है तो इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। लिखने का है बाबा, क्या करने का है, लिखने का है। ड्राफ्टिंग का पेपर है। किसका पेपर है? अब जिन्होंने एसबीएल दिया होगा उनको ड्राफ्टिंग का मतलब पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया उनको हम बताएं। ड्राफ्टिंग मतलब समझाने का पेपर है। एग्जामिनर को फॉर्मेट्स में समझाना है। कभी वो आपसे बोलता है रिपोर्ट लिखो। अब ये एटीएक्स से तो यहाँ सहूलत है, यहाँ इतना लंबा चौड़ा, एएफएम की तरह, ट्रिपल ए की तरह लंबा चौड़ा इतने सारे फॉर्मेट नहीं है, तीन चार घिसे पिटे फॉर्मेट है, वही चलते हैं। मेमोरेंडम लिखो, ईमेल लिखो, रिपोर्ट लिखो, डिस्कशन पॉइंट बनाओ, बस। इस पे हमारा एग्जामिनर घूमता है और इसको सपोर्ट करती है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो तू समझाएगा क्या भाई, बचेगा क्या, होगा क्या, करना क्या है। तो कैलकुलेशन सपोर्टिव है। कैलकुलेशन एटीएक्स में क्या करती है, आंसर को सपोर्ट करती है। आंसर होता कैलकुलेशन पे है, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ोगे ना तो आएंगे 25 मार्क्स। कितने आएंगे? एक बच्चा होता है, सर आज पहला है तो मैं आपको पहले एटीएस की वो बता रहा हूँ कि पेपर का आपका दिमाग बदलना चाहिए, टीएक्स वाला दिमाग नहीं चाहिए अपने को। एक बच्चा होता है, सर पूरा पेपर मुझे आता था। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। सर सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ। आह, क्या करके आया हूँ? सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ सर, एक भी कैलकुलेशन नहीं छोड़ी है, पूरा पेपर एक्सेल पे सॉल्व किया है। सर 80 तो आ ही जाएंगे ना? तो मैंने कहा बेटा 25 से ज्यादा है ना तो मुझे मिलना, पर्सनली मुलाकात करना। और अगर किसी दूसरे सिटी या कंट्री का है तो जूम पे मुझसे वो वीडियो कॉल पे बात करना, अगर 25 से ज्यादा है। नहीं सर पूरा पेपर तो कैलकुलेशन करके बेटा कैलकुलेशन मांगता ही नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट में होती ही नहीं है। कभी हो जाती है, कभी हो जाती है, 7-8 मार्क्स की आ जाती है। लेकिन मेनली मोस्टली एग्जामिनर का फोकस होता है कि आप समझाएंगे, आप बतलाएंगे, आप बोलेंगे कि यूं करेगा तो ये इम्प्लीकेशन होगी, इसका एनेक्स्चर यानी कैलकुलेशन ये वर्किंग में है। यूं करेगा तो ये मसले मसाइल होंगे, और इसकी वर्किंग इस एनेक्स्चर में नीचे हुई भी है। कैलकुलेशन यहाँ सपोर्टिव है, लिखने के मार्क्स हैं। जबकि टीएक्स में क्या होता था, लिखते ही नहीं थे। टीएक्स जब मेरी पहली क्लास होती है मैं कहता हूँ बेटा 85% जो है वो कैलकुलेशन होगा, 15% स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आएगी। टीएक्स की बात हो रही है। और 15% स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी वो ए लेवल्स के ऐसे टाइप थ्योरी आएगी, डेट पूछ लेगा। वेट की थ्योरी आएगी तो रजिस्ट्रेशन की डेट बताओ, फलाना ये वो, यहां पे भी ये सब आएगा। लेकिन पूछने का अंदाज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यहाँ ना एमसीक्यूज है ना एमटीक्यूज हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस जो है वो लिखने पे होगा, ना कि कैलकुलेशन पे। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखना लेक्चर शुरू कर दिए हैं, मुझसे बातचीत भी हुई है कुछ लोगों की। तो कुछ लोगों ने बैंडिंग सिस्टम देख लिया है, कुछ प्रॉपर्टी इनकम तक पहुंचे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपना माइंड आज से नियत करो कि हम कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के पीछे भागेंगे नहीं। नेक्स्ट संडे को जब क्लास होगी और मैं पास पेपर कराऊंगा, और आज मैं आपको टारगेट भी दे दूंगा कि कहाँ तक देख के आना है, ताकि हम पूरा 25 मार्क्स का एक सवाल क्लास में करेंगे। मैं लिखता हूँ, मेरी आदत है, मैं खुद टाइप करता हूँ कि कैसे लिखना है, क्योंकि लिखना सिखाना है। कैलकुलेशन के लिए तो इतनी रिकॉर्डिंग्स आपको हमने दे दी है, ठीक है। जब कैलकुलेशन करो ना तो कैलकुलेशन समझना, लेकिन कैलकुलेशन में खुद को थकाना नहीं। इसी एग्जाम्पल है, आप सबने एसबीआर दिया है? नहीं दिया? आपने दिया है। ऑनलाइन कौन कौन एसबीआर वाला है? एसबीआर एसबीआर एसबीआर, कोई है गरीब? एसबीआर दिया हुआ है, दिया हुआ है। जब एसबीआर में आपने कहीं से भी पढ़ा हो ना, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, तो पहली क्लास में बताया होगा। अगर वो नहीं डराना चाहता तो 3-4 दिनों बाद इस टीचर ने जरूर बताया होगा, बेटा एफआर में जो है ना कैलकुलेट करते हैं, एसबीआर में इंटरप्रिटेट करते हैं। अल्फाज उन टीचर के कुछ भी हो सकते हैं,
एसबीआर में कोई भी टीचर हो, यहाँ के बाहर के इधर के उधर के, सब ने एक ही बात बोली होगी, बेटा अगर तेरी कैलकुलेशन सही ना भी हुई हो ना, लेकिन तूने समझा सही दिया है ना स्टैंडर्ड, तू पास हो जाएगा। और ये आप लोगों में से जिन्होंने पास किया हुआ है, आप खुद अपने आंसर्स देख लो जाके। आपकी कैलकुलेशन सही नहीं भी हुई होगी, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड सही समझा दिया होगा ना, आप पेपर एसबीआर का पास कर गए होगे। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन सही की है और समझा नहीं सके हो, तो पेपर पास नहीं होगा। यही एटीएक्स है, यही प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग है, कि आपने कैलकुलेशन के पीछे भागना नहीं है। जैसे कि वो होता है ना, हमारे अंदर होता है, सर ये वाली कैलकुलेशन में यार यूं हो जाए, बेटा ये एटीएक्स है यार। कैलकुलेशन सेकेंडरी पे है, प्राइमरी क्या है, लिखना। प्राइमरी क्या है, ड्राफ्टिंग। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, अभी आपको ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं ना, क्योंकि अभी अभी आपने कोर्स पहली क्लास है, तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ आएगा। मैं समझाना अभी आपको टॉपिक नहीं चाह रहा, मैं आपको पेपर समझाना चाह रहा हूं कि एटीएक्स करना कैसे है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 से 12 जो है वो पास पेपर, जो बड़े पास पेपर, हमारे तो 25 मार्क्स का सवाल है या 50 मार्क्स का सवाल है, मैं पेपर फॉर्मेट पे आऊंगा, तो मैं क्लास में कराता हूँ। हर इतवार को जो लाइव क्लास लेता हूँ उसमें मैं पास पेपर ही कराता हूँ। और मैं फिर बता देता हूँ कि भाई अगली क्लास में ये वाले टॉपिक का पास पेपर होगा, तो इसकी ये वाली रिकॉर्डिंग जरूर कवर कर लेना। तो जो रिकॉर्डिंग कवर करता है वो क्लास में साथ लाइव चलता है, वरना फिर वो उसके बाद रिकॉर्डिंग में देख रहा होता है, क्योंकि पोर्टल पे आपके ई अकेडमी के पोर्टल पे भी लाइव क्लासेस लगेंगी। आपने अभी देखा हो ई अकेडमी का पोर्टल, तो उसमें लाइव क्लासेस ऑलरेडी कितने 10 या 12 रिकॉर्डिंग्स हैं। वो भी 25-26 के ही पास पेपर हैं जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, अपडेटेड है, कोई पुराना हम रखता ही नहीं है। ठीक है, तो और जो नया क्लास में होता जाएगा वो उसमें मजीद अपडेट भी होती चली जाएंगी, लेकिन कोशिश करो कि पास पेपर मेरे साथ लाइव क्लास में लो। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, आप पूछ सकोगे कि करना कैसे है, क्योंकि आमतौर पे कुछ सवालात होते हैं ना, दिल की तिश्नगी रह जाती है, तो वो फिर लाइव में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि एटीएस में इतना बड़ा सवाल है, आप व्हाट्सएप पे खुद ही आपको मसला होगा। मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन इतना बड़ा सवाल आप खींचोगे कैसे, तस्वीरें कैसे खींचोगे। तो अभी पेपर इंट्रो चल रहा है, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे कभी सॉल्व किया था किसी दौर में। देखो, ये आते हैं नीचे, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये एक पास पेपर है, ठीक है, मॉरिस नजर आया। ये सवाल शुरू हो रहा है, यू शुड अज्यूम दैट टुडे डेट इज 1 अप्रैल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट वगैरह करता रहता हूँ, जिन्होंने मुझसे टेक्स्ट पढ़ा है पता है उनको, मैं लकीरें बहुत मारता हूँ, पढ़िए इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। अभी हमने पढ़ना ही नहीं है, अभी तो हम खाली देख रहे हैं। ये बेटा 25 मार्क्स वाला सवाल है। कितने मार्क्स वाला सवाल है, 25 मार्क्स। दो 25 मार्क्स से सवाल आएंगे और एक 50 मार्क्स का सवाल आएगा। ये 25 मार्क्स का सवाल है, अल्लाह अल्लाह, ये एक पेज है पूरा, या अल्लाह, ये सवाल चल रहा है। और फिर यहां पे देखो, ये 3 रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है, 3। अब जरा जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना उस पर फोकस करना। मैंने ग्रीन से हाईलाइट क्या किया, ये पढ़ते हैं। प्रिपेयर द प्रिपेयर द डिटेल एक्सप्लेनेशन। व्हाट, टेक्स एटीएक्स में एक्सप्लेनेशन, तो अभी मैं क्या फारसी में यही तो फरमा रहा था कि ये पेपर कैलकुलेशन सपोर्ट करती है। 10 मार्क्स का सवाल है, एटीएक्स लेवल पे कितने मार्क्स का सवाल है, 10। प्रिपेयर द डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन। और ये जो है ना, ये सेई स्कीम है। जब आप पोर्टल खोलोगे, सेई पे पूरी मेरी आधे घंटे की वीडियो है। उसी कंडीशन मीट करवानी है, यहाँ पे ये देखो, ये सही की हेडिंग लगी हुई होती है, इसमें कंडीशन मीट हो रही है, तो ये सही स्कीम में आएगा। और आएगा तो इसको ये टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, ये इसका आंसर है। तो पहले सही स्कीम आपको याद हो, फिर उसको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये वाली कंडीशन है 4 सही की, ये चारों मीट हो रही है, इसलिए ये सही स्कीम है। और सही स्कीम में हमें पता है कि ये रिलीफ मिलता है, खत्म। ये ऐसे करना है। और सपोर्टिव कैलकुलेशन, फिर रिलीफ की अमाउंट नीचे कैलकुलेट करके उसको हम बता रहे होते हैं। ये पेपर पैटर्न है। आते हैं नीचे। अब आप लोगों ने 2 साल पहले भी अगर टीएक्स पढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ी है। बेनिफिट्स याद तो नहीं होंगे, लेकिन बेनिफिट्स कसम खुदा की पढ़े थे, याद है।
थे, इतने सारे थे ना, खत्म ही साले नहीं होते थे। 34 बेनिफिट हैं, 34। ठीक है, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है उनको मैंने 33 पढ़ाए हैं, अभी रिसेंट पढ़ा है तो 34 है। सही, थोड़ी बरकतें होती रहती हैं। तो एक बेनिफिट था माइलेज का, अपनी गाड़ी कंपनी के काम से चलाओ। तो कभी वो बेनिफिट होता है, कभी वो एक्सपेंस बनता है। ज्यादा सोचने का नहीं, खाली ऐसे ही याद करा रहा हूं। ये धुंधला धुंधला याद आया। कैसे होता है ये मैं पूछ ही नहीं रहा यार, वो तो आपके पास है ना रिकॉर्डिंग। अभी वो कैसे की तो बात ही नहीं है। माइलेज अलाउंस थोड़ा सा याद आया ना। गाड़ी अपनी है, ऑफिस के लिए चलाते हैं, तो शुरू के 10,000 पाउंड माइल्स के ऊपर 0.45, और एक्सिस के ऊपर 0.25, थोड़ा थोड़ा याद आया। इसके ऊपर एटीएक्स ने 4 मार्क्स का सवाल दे दिया। सर ये तो टीएक्स का टॉपिक है। तेरी कसम, हाँ, कसम से टीएक्स का टॉपिक है, बी रिक्वायरमेंट। पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज क्या है जिसे सर्कल किया है मैंने? एक्सप्लेन। क्या हरकत? एक्सप्लेन द इनकम टैक्स एंड एनआईसी, याद आ रहा है ना, इनकम टैक्स निकालते हैं, एनआईसी भी निकालते हैं। कैलकुलेट बोलता तो टीएस का पेपर होता ना। क्या लिखा है? एक्सप्लेन द इनकम टैक्स एंड एनआईसी इम्प्लीकेशन फॉर, एक मेडिकल केयर स्कीम है, ये भी बेनिफिट्स में है। और दूसरा है पेमेंट ऑफ ड्राइविंग देयर ओन बिजनेस कार। माइलेज अलाउंस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द टीचर इन द पैसेज, इन द सिनेरियो। इस बेबर, ये बंदे का नाम है, इसके अंदर ये पूरी कहानी है कि इसने अपनी गाड़ी चलाई है, मेडिकल स्कीम की हेडिंग लगी हुई है। फिर देखो अपनी गाड़ी का लिखा हुआ है, 36 पेंस मिले हैं, माइल चलाता है। आंसर अब आपको मैं खाली पढ़ना नहीं है, किसी ने भी अभी आता ही नहीं है, कोई पढ़ाया नहीं है, अभी तो इंट्रो है। ये देखो ये आंसर है इसके, ब्लू कलर से मैंने खुद टाइप किए हैं, ये अपने माशाल्लाह मुबारक हाथों से मैंने खुद अपनी उंगलियों से टाइप किया हुआ है, और ये आपको भी जब मैं पढ़ाऊंगा पास से मैं खुद ही लिखता हूँ। ये देखो, ये आपको कैलकुलेशन दिख रही है, थोड़ी सी तो थोड़ी चुन्नी मुन्नी दिख रही है सर। ये देखिए आपने ये चुन्ना मुन्ना किया, ये सर है जरूर, लेकिन एम्फेसिस किसके ऊपर है? अब आते हैं नीचे, नीचे नीचे। हम्म, ये मेडिकल और ये माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस तो आपको सबको याद आ गया ना, कि माइलेज अलाउंस कभी ये अलाउड एक्सपेंस होता है, कभी बेनिफिट होता है। इसने, ये हमारा रूल है, 10,000 माइल तक चलाओगे तो 45 मिलेगा, ऊपर चलाओगे तो 25 मिलेगा। ये आप देख रहे हैं। टीएक्स की जगह चल मेरा भाई कैलकुलेटर, टकाटक टकाटक टकाटक, एक्सेल किया ही नहीं, करा ही नहीं, समझाया। क्या करा? समझाया। और ये अलाउड एक्सपेंस अगर है, इस सवाल में अलाउड एक्सपेंस बना था, अगर ये अलाउड एक्सपेंस है जो कि इस सवाल में है, तो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम को गिराएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम को गिराएगा तो एक तरह से रिलीफ है, एक तरह से टैक्स को बचाएगा। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा सर, यूं पेपर है, अच्छा। क्योंकि ये सवाल आप सबके नाजुक दिमागों में होता चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टीएक्स एंड एटीएक्स। अगर ये आपको समझ नहीं आता ना कि टीएक्स और एटीएक्स में क्या फर्क है, तो आप 25 मार्क्स से ज्यादा नहीं लोगे। और अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन करके आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लिखने का हुनर आ गया है, थोड़ा बहुत, लेकिन दिमाग अभी भी किस पे घूम रहा है? कैलकुलेशन के पीछे घूम रहा है, तो फिर 40 में फेल हो गए। ये मैं सीधी बात बता रहा हूं। और अगर दिमाग को आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, ये पूरे स्किल्स नहीं, ये पूरे प्रोफेशनल का मसला यही है। स्किल्स टोटली अलग बॉल गेम है, प्रोफेशनल टोटली अलग है। और पाकिस्तानियों, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, जो दूसरे स्कूल ए लेवल से नहीं पढ़े हुए होते, जो हमारी तरह नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, उनके साथ ये बड़ा मसला होता है। हमें लिखने में थोड़ी मौत आती है, क्योंकि इंग्लिश भाषा इज नॉट आर भाषा, फॉरेन लैंग्वेज है ना भाई। लेकिन बेटा करना तो है, करना तो है। हम आपको सवालात करा करा के इंशाल्लाह तैयारी तो करा देंगे कि ऐसे लिखना है, लेकिन पेपर में ये सवाल थोड़ी आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। देखो मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, तरुबा, एब्तिसाम, नियाइश, दोस्त मोहम्मद, माहम,
उमर और हुसैन और बाकी किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी, कि बेटा अपने दिमाग को आज से 2.5 महीने के लिए रेडी रे करो कि मैंने लिखना है कैलकुलेशन सपोर्टिव है। अगर आप अभी पोर्टल देखते हुए कैलकुलेशन के पीछे दीवाने मस्ताने पागल हो गए हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो मजा आ रहा होता है कैलकुलेशन में, तो बेटा वो कैलकुलेशन सारी सपोर्टिव है। तो उस कैलकुलेशन को पेपर में कैसे बिठाना है, ये अगली इतवार को मैं जब पास पेपर कराऊंगा ना, आपको ये सब मैं खुद लिख के दिखाऊंगा, जब तक आप कुछ पढ़ भी लोगे। तो कहने का मकसद ये है कि टी एक्स में कैलकुलेशन के पीछे भागते थे, यहाँ पे कैलकुलेशन सपोर्ट पे होगी। आप किसके पीछे भागेंगे? आप राइटिंग के पीछे भागेंगे, आप एक्सप्लेनेशन देंगे, रीजनिंग नहीं देंगे। यहाँ पे एक बच्चा एक्सप्लेनेशन का गलत मतलब निकाल लेता है, सर इसका मतलब ये है कि वाई दिस। बेटा वाई नहीं होता टेक्स्ट में, तो क्यों होता ही नहीं है ना, टेक्स्ट में यूं होता है। और ये एक्सप्लेनेशन भी जितनी भी लिखी हुई है ना, सब यूं है कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा। माइलेज अलाउंस है तो माइलेज अलाउंस इज अलाउड एक्सपेंस, अलाउड एक्सपेंस है तो इतना इतना कैलकुलेट होकर ये बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कम हो जाएगा। वो जो कैलकुलेशन है उसको अब क्या किस में लेके आना है? राइटिंग में लेके आना है। ये 25 मार्क्स वाला सवाल मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया। फिर एक और चीज दिखाते हैं। अब नीचे आता हूं मैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा डरना नहीं है, पहली क्लास है, मेरा उसूल है मैं पूरी बात बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, डरते हो तो डरो, नहीं डरते तो नहीं डरो। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये आ गया अपना एक और सवाल, छोटा सा क्वेश्चन है ये। शुरू हो जा भाई, आजा, तेरी मेहरबानी आजा। ये सब मैंने लिखा हुआ है आंसर इसका। चलो 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 चलो, आए वाह। ये आया 50 मार्क्स वाला सवाल। इत्तेफाक से 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको भी ऐसे ही मिलेगी। जरा ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ना। रिस्पोंड टू द ईमेल इसकी, यानी ईमेल लिखाने के लिए हम बैठे हैं। और 50 मार्क्स में अक्सर आपको डिस्कशन नोट्स या ईमेल की तैयारी या क्लाइंट मिलने आने वाली है, आमतौर पर यही आता है। एक क्लाइंट है, उसने एक ईमेल की है, अब उससे मीटिंग शेड्यूल हो गई है, वो अपने पुराने टैक्स कंसल्टेंट से नाराज है, वो मिलने आने वाली है, यही है उसके मसले हैं, इसके लिए नोट्स बनाओ। आमतौर पे 50 मार्क्स में ऐसा ही सवाल आ रहा होता है, डिस्कशन पॉइंट्स बनाने या ईमेल बनाने। 40 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट आती के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आप क्या करें, आंसर बनाए। ये 50 मार्क्स का सवाल आता है। 10 मार्क्स प्रोफेशनलिज्म के हैं, ये जब मैं फॉर्मेटिंग पूरी बता दूंगा इसके बाद में 10 मार्क्स भी बताऊंगा कि ये सिर्फ 10 नहीं है, ये और भी जगह पे हैं, टोटल प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स कैसे लेने। अब आप ये देखिएगा, अब इसके पार्ट्स कैसे हैं। 11 मार्क्स ट्रेडिंग लॉसेस के ऊपर घुमाया है। टी एक्स में कहीं ट्रेडिंग लॉस पड़ा होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रिलीफ्स अवेलेबल। सर टी एक्स में तो ट्रेडिंग लॉस में कैलकुलेट करते थे। बेटा यहाँ आसान है, ट्रेडिंग लॉस कैलकुलेट करना मुश्किल है। टर्मिनल लॉस, ओपनिंग ईयर लॉस, करंट कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड, फिर उसमें इतने सारे ऑप्शंस, कब क्या करना चाहिए। यहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कितने मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉसेस है? 11 मार्क्स के लिए, 50 में से 11। फिर नीचे आते हैं, फिर वेट के ऊपर एक सवाल है, वेट के ऊपर सवाल है, रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन, explain the VAT and cash flow implication for LRA for purchasing components from another country। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स होते हैं वैट में, एक्सपोर्ट हमेशा 0 रेटेड होती है, और इंपोर्ट जो है वो परचेजेस होती हैं लेकिन पराये मुल्क से होती हैं। तो वो जो परचेजेस हैं उस पे इनपुट क्लेम होता है और उतना ही आउटपुट चार्ज लग जाता है। ये रूल है, कभी जमाने में हमने पढ़ा है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन करना है और कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो का है, सिनेरियो को रेफर तो, पैसेज को रेफर तो करेंगे। कितने मार्क्स हैं ये? 8। कितने हैं? 8। एक्सप्लेन आ रहा है, लेकिन सपोर्टिव में क्या होंगी, सारी कैलकुलेशन तो दिखानी पड़ती हैं।
फिर क्या है, मर गई, इनहेरिटेंस, कोई इसका चाचा अंकल मर गया है, प्रिपेयर अ स्केड्यूल टू बी सेंट टू, कैलकुलेट भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है कि कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी रिलीफ, ये एक नया टॉपिक है जो आपने टीएक्स में नहीं पढ़ा। इनहेरिटेंस टैक्स में एग्रीकल्चरल रिलीफ आपने नहीं पढ़ा, ये एटीएक्स में है। एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने पास पेपर देखा आपको एडिशनल एक ही टॉपिक नजर आया, लेकिन फॉर्मेट बदल गया है। अगर आप टीएक्स का दिमाग लेके चलोगे तो आपका ये पेपर पास हो सकता नहीं है। सिर्फ आप ऐसे ही देखना, खाली नजरें घुमाना, खाली देखना, ठीक है। ये पूरा एक 50 मार्क्स का सवाल है जो मैंने तकरीबन 1.5 घंटे में क्लास में सॉल्व कर लिया था। अब मैंने 1.5 घंटे में कर लिया था, आप लोगों को ये करने के लिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बताते बताते लिखते जाते, मैंने 1.5 घंटे में निपटा दिया था। तो आप तो फुल कंसंट्रेशन में करोगे तो आपका पेपर पूरा हो जाता है। पेपर एटीएक्स का छूटता नहीं है अगर आपको सिलेबस पूरा याद हो तो। अब खाली ऐसे ही देखना, पढ़ना नहीं। ये 50 मार्क्स का सवाल है, और ये जो दूसरी साइड है ना, यहाँ पे मैंने आंसर टाइप किया हुआ है। सिर्फ आंसर को अपनी नजरों से गुजारना, तो कि अभी दिमाग बन जाए कि मैंने भी 50 मार्क्स के सवाल में इस तरह से ही कुछ करना है। कैलकुलेशन कितनी दिख रही है, दिमाग को यूं देखना कि इसमें मुझे कैलकुलेशन दिख रही है कि मुझे क्या दिख रहा है, रिपोर्ट राइटिंग दिख रही है या लिखना दिख रहा है। इस पे फोकस करते हुए मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, पढ़ने का नहीं है, खाली देखने का है। देखो ये पहली रिक्वायरमेंट है कुछ, वो थ्योरी की थी, जिसमें इसने एसीसीए का कोड ऑफ एथिक्स पूछ लिया था। ये तो सर डबल ए में आता है, तो भाई एटीएक्स में भी है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स तो हर सब्जेक्ट का पार्ट है ना, प्रोफेशनल के हर सब्जेक्ट का पार्ट है कोड ऑफ एथिक्स, जो आप डबल ए में पढ़ के आए। फिर ये बी पार्ट आया, ये आपको लफ्ज थोड़े से याद आ रहे होंगे, होल्ड ओवर रिलीफ, गिफ्ट रिलीफ, कैलकुलेशन दिख रही है, लेकिन ऊपर 3.5 लाइनों पे क्या दिख रहा है, Mike की base cause Mike inherit in the tax on this date, the base cause is a probate value and this and that and uncle ने शंकल फलाना ढिमकाना। कहानी के बाद नीचे क्या दिख रही है, कैलकुलेशन। खाली देखते जाइएगा। अगला रिक्वायरमेंट, ये 50 मार्क्स का सवाल ही चल रहा है। शुरुआत कहां से हो रही है, एल आर हैज अ बजटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 80,000 जो कि बिफोर एडजस्टमेंट सैलरी की इम्प्लॉय दोस्त होता है। इम्प्लॉय का हर खर्चा अलाउ होता है, तो सैलरी इम्प्लॉय को देते हैं, वो अलाउ है, उसके बाद जो है वो आंसर गिरेगा। समझाया, फिर नीचे कैलकुलेट करके उसका इम्प्लीकेशन दिखाया, फिर और नीचे आए, डिविडेंड की कहानी, सैलरी में डिविडेंड प्लस होता है, फिर पर्सनल अलाउंस माइनस होता है, फिर टैक्सेबल इनकम आती है, फिर 20, 40 या 45% डिविडेंड के रेट, 3.25, 3.34, ये सब नीचे फिर कैलकुलेट करके दिखाया। आखिरी में ये पूरा अमाउंट फाइनल आंसर लिखा कि ये इतना इम्पैक्ट बनेगा। फिर अगला आया, ये 50 मार्क्स का है तो इतना सारा लिखना होगा ना भाई, 50 मार्क्स हैं। फिर क्या हुआ, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के लॉसेस का क्या चक्कर होगा, ये लॉसेस को समझा रहे हैं हम, कि लॉस को हम उसी साल एडजस्ट कर सकते हैं, लॉस को हम कैरी बैक कर सकते हैं, जो बच जाएगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझाया समझाया समझाया, और साथ में ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, कैलकुलेट भी हुआ है कि अगर ये वाला करोगे तो इतना टैक्स सेव हो जाएगा। देखो कैरिड बैक करोगे तो पिछले साल जो आपकी इनकम है वो गिरेगी, तो पिछले साल अगर आप हायर बैंड वाले थे तो 40% से टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कैलकुलेट भी हुआ है, नरेट करते हुए, समझाते हुए, नंबर्स लिखे हुए। और इस नंबर्स को आप एनेक्स्चर में या वर्किंग में कहीं भी शो करवाएंगे। ये समझाने का पेपर है। आप टैक्स कंसल्टेंट हो बेटा, और टैक्स कंसल्टेंट क्या करता है, चीजों को समझाता है विद द सपोर्ट ऑफ नंबर्स। वेट का भी जो मैंने सवाल पढ़ा 8 मार्क्स का था, ये इसका आंसर हो गया। ये पेपर इस तरह का पेपर है। अब पेपर शुरू करने से पहले ही मैंने आपको सबसे खतरनाक चीज बताई है, जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। सही है, थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए करती है क्योंकि हाँ, स्कूलिंग सिस्टम का थोड़ा मसला है, राइटिंग का, इंग्लिश का, भाषा का प्रॉब्लम रहता है। तो जो एओ लेवल्स वाले होते हैं ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बिजनेस का पेपर ए लेवल्स में देते हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर दे देते हैं,
तो उनको कोई इशू नहीं होता, उनके लिए पेपर बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन सीखी भी होती है, लिखना उनको आता होता है। लेकिन जो बेचारे हमारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, शरीफ बच्चे, तो बेटा उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एटीएक्स थोड़ा आखिरी का पेपर है ना, शुरू में आपने एसबीआर दे दिया है, एसबीआर तो तकरीबन लोग दे ही देते हैं, फिर एटीएक्स में ही आते हैं, या एसबीएल दिया हुआ होता है, तो आप लोगों का हाथ थोड़ा साफ हो गया होता है लिखने के ऊपर, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एसबीआर और एटी जो अपना एसबीएल है वो थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ज्यादा लिखना होता है, एटीएक्स में कम लिखना होता है। सपोर्ट क्या कर रही होती है? कैलकुलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे रूल को समझाना है, हमें सेविंग्स बतानी होती है, टैक्स प्लानिंग्स करनी होती हैं, हमने यहाँ पे और ज्यादा डीप डिटेल एनालिसिस पे जाना नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा इजी है, इसलिए पासिंग रेशियो भी इसका एएफएम से बहुत अच्छा है। सही है, 45-50 के दरमियान हमारा पासिंग रेशियो आ जाता है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एसीसीए का। तो ये अच्छा पासिंग रेशियो इसीलिए है क्योंकि इसमें उस तरह की थ्योरी नहीं लिखनी है, उस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है जैसी एएफएम में लोगों को करनी पड़ती है, वो ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उससे ये हल्का है थोड़ा, लेकिन बात वो ये कि लिखने पे तवज्जो होनी चाहिए, ना कि कैलकुलेशन पे। अगर आपने कैलकुलेशन का दिमाग अभी भी आपका नहीं सही हो रहा, तो बेटा अल्लाह ही आपके दिमाग को सही करे। बस मैंने तो अभी तकरीबन 33 मिनट लगाए हैं कि आप लोगों का दिमाग पलट दूं कि बेटा कैलकुलेशन सेकेंडरी है, मैंडेटरी क्या है? ड्राफ्टिंग है। और मैंने आपको अभी 2 पास पेपर की जियारत से भी मुशर्रफ फरमाया है, जो मैंने खुद अपने हाथों से सॉल्व किए हैं, वो आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं, इतना डराने के बाद पेपर फॉर्मेट। 2 सेक्शन होंगे पेपर के अंदर, ये प्रोफेशनल का पेपर है। पहला सेक्शन में एक अदद सवाल आएगा, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। और मिक्स सवाल होगा, हर टॉपिक को आमतौर पे कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल से आएगा कि कंपनी से आएगा, वो उसमें इनहेरिटेंस भी होगा, क्योंकि एक इंसान होगा। आमतौर पे ये इंडिविजुअल से बनता है। क्यों इंडिविजुअल से बनता है? इससे फायदा होता है उनको, इंसान है ना, उसका सोल ट्रेडिंग का बिजनेस भी बना देंगे, उसको चाचा मामा ताया से विरासत भी दिलवा देंगे, फिर सोल ट्रेडर है तो उसमें वैट की इम्प्लीकेशन भी डाल देंगे, और सोल ट्रेडर है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एसिड बेचना करना भी हो जाएगा। और मजेदार बात यह कि पार्ट टाइम जॉब भी करवा देंगे उसको, एम्प्लॉयमेंट भी कवर कर देंगे। यानी इंडिविजुअल पे बनाने में इनको फायदा ये होता है कि वैट आईएसटी ये सब उसी 50 मार्क्स के अंदर क्या हो जाता है? खेल जाता है। तो आप 50 मार्क्स वाला सवाल खुद से उस वक्त तक नहीं कर पाओगे जब तक आप पूरा सिलेबस क्या ना कर लो, देख ना लो। रिकॉर्डिंग्स में जो पूरा सिलेबस है, जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी बताता भी जाऊंगा कि हम नेक्स्ट लेवल में ये वाला सवाल करेंगे, तो उसमें वो टॉपिक्स होंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक दो रिक्वायरमेंट स्किप करनी होंगी शुरू के 2-3 हफ्तों तक। हाँ, फिर जब आप लोग लेवल पे आ जाएंगे, यानी आप ट्रेडिंग इनकम तक खत्म कर लेंगे, तो फिर ऐसा लेवल आ जाएगा कि 25-25 मार्क्स से सवाल हम पूरे कर पाएंगे। 50 मार्क्स का सवाल पूरे करने के लिए सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि वो तो एनी एरिया ऑफ सिलेबस से आता है। कॉरपोरेशन से भी आ सकता है कि कॉरपोरेशन है, कंपनी एसेट बेच दे, कंपनी की वैट इम्प्लीकेशन है, लेकिन वहां पे वो आईएसटी डाल सकता नहीं है, क्योंकि कंपनी की इनहेरिटेंस नहीं होती, इंप्लॉयमेंट नहीं होती। तो 50 मार्क्स का सवाल आएगा, 40 मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे किसके? मेहनत के। 10 मार्क्स, इस 50 में से 10 मार्क्स मिलेंगे खूबसूरती के। अब ये खूबसूरती को ये कहते हैं प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स, स्किल्स के मार्क्स। अब ये कैसे मिलते हैं, ये आपको मैं लिखना सिखाऊंगा। कि हमने आंसर, अभी आपने देखा जो मैंने लिखा है, इस तरह लिखेंगे तो पूरे 10 मिलेंगे। और मैं बताता भी जाता हूँ कि कब क्या कैसे लिखना है, और क्या है वो मार्क्स, वो भी नीचे पे मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी तो एक जस्ट ओरली बोलूंगा तो वो इतना मजा नहीं करेगा, कि वो मैं बोलते हुए 10 मिनट में गुजर जाऊंगा। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे ना, तो उस वक्त आपको नजर आएगा कि प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स ये लिखना चाहिए और ये लिखना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको टैक्स फ्रॉड का सवाल आया हुआ है, कि एक जूनियर अकाउंटेंट, या गलती का सवाल आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसने मारा है भंड। क्या मारा है? दबा के भंड मारे, ये गलती वो गलती ये गलती वो गलती, आपको रिपोर्ट बनानी है, करेक्शन करनी है। तो हम तो है, हमारे अंदर तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, पाकिस्तानी खून है ना, झम मारता है फौरन।
डायरेक्ट लिख दिया ये टैक्स इवेजन है, डायरेक्ट कह दिया उसने गलती कर दी है। बेटा प्रोफेशनल मार्केट के अंदर किसी को चोर 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 नहीं बोलते, ये सिर्फ जज साहब कहते हैं। आप चोर को चोर नहीं बोलते। अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया आपके प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स कट जाएंगे। यानी हमें जूता मारना है, लेकिन तमीज से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने चमाट लगाया है उसको। जैसे कि ऐसा होता है, अभी आप लोगों की तो शादियां नहीं हुई हैं, आप लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, लेकिन जब आपकी शादियां हो जाएंगी हजरात, आप लोगों के साथ होगा, और खवातीन आप लोग करेंगी, आपकी बिल्ट इन क्वालिटी है ये। बेचारा शोहर को एक ही ताना मिलता है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है, घर को नहीं देखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये मजा नहीं किया ना, फड्डा। इसका इसका जवाब शोहर जब देगा तो होगा फड्डा, कि तुम लोगों के लिए तो कमाने जाता हूं, पागल हो गई है क्या। क्या होगा, फड्डा। इस तरह से लिखोगे तो प्रोफेशनलिज्म का मिलेगा अंडा, जीरो। अब आते हैं, बेगम एसीसी क्वालिफाइड, प्रोफेशनलिज्म के पूरे मार्क्स लिए हैं उसने, तो वो कैसे क्या बोलेगी, सुनिए, हम देखें पूरा हफ्ता आपका वेट करते हैं मैं और बच्चे, और आप देखें हमें आपकी कितनी ज़रूरत है, पूरा हफ्ता तो आप काम करते हैं, एक संडे का दिन तो होता है, अब वो तो प्लीज हमें दे दिया करें ना। कहा वही है, कहा वही है, टाइम नहीं देते हो, लगा के क्या रखा है, हैं? पागल है हम लोग, पूरा हफ्ता तुम्हारे बच्चों को संभालती हैं, एक इतवार का दिन भी तुम हमें नहीं दे जाते कहीं पे। जा रही हो अपनी माँ के घर नहीं, अब सॉरी गलती हो गई, निकल जा बाहर। वो अब जा रही हूँ माँ के घर वाला सीन खत्म हो गया, गलती हो गई, अल्फाज करेक्ट। ये भी एक चीज थी। और दूसरी क्या बोला मैंने, कितना प्यार से बोला, सुनिए हमें आपकी नीड है, आपके बच्चों का आपके साथ खेलना होता है। देखिए वो कैसे ना, बच्चों के बाप पेरेंट्स जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके बच्चों का भी इतना दिल करता है, इतना मुझे बोलते हैं, और मुझे भी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बच्चों से ज्यादा तो मुझे आपकी जरूरत है। सुनिए आप प्लीज थोड़ा सा टाइम स्पेयर किया आप करें ना। अल्लाह, कितना अच्छा लगेगा ना बीइंग अ शौहर शरीफ। कौन सा सेंटेंस अच्छा लगेगा हाजी, सेकंड वाला ना, जिसमें बात वही है, बात वही है कि तू टाइम भी देता है, लेकिन कितना। ऐसा अम्माएं भी करती थी। घर में एक पांच छह भाई हो ना आपके, या पांच छह सिबलिंग्स हो, तो एक खुराट होता है। एक भाई जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा खुराट, वो हाथ में नहीं आता, तो उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के फुसका फुसका के जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा बच्चा एक घर में होता है। आजकल तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, क्योंकि जेन एक्स और जेन जी का टाइम आ गया है ना, तो ये वाली प्रोडक्शन ज्यादा है। बच्चे को डांट से चमाट करा के, ये पहले हम लोग थे, ये आया बेलन, ये आया जूता, ये आया मुक्का, घर से बाहर निकल जा। अल्लाह अल्लाह, आजकल वालों को बोलोगे तो वो निकल भी जाएगा, बोलेगा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। आज वालों को मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, काम वही कराना है, लेकिन तो यही एटीएक्स में प्रोफेशनलिज्म है, कि चोर को चोर ना बोल, दो नंबरी वाले को। जी टैक्सी क्लास भी होती है संडे को बेटा, आपके बाद 1 बजे। तो चोर को चोर डायरेक्टली नहीं बोलने का, इस तरह से लिखेंगे मिसाल के तौर पे, कि ये जो आपने किया अगर ये रिपोर्ट हो जाएगा तो एचएमआरसी के रूल्स के हिसाब से ये टैक्स इवेजन की कैटेगरी में फॉल कर सकता है, जिसकी वजह से ये इम्प्लीकेशन या फाइन हो सकते हैं। ये नहीं बोल तूने गलत किया हो बावले, बुरी बात, किसी का दिल दुखेगा ना, किसी को बावला बोलेगा दिल नहीं दुखेगा। घुमा, अगर हम इसको जो आपने किया है ना, देखिए सुने, आपने जो किया है ना, माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है, आई लाइक इट, आई डू इंस्पायर विद योर एफर्ट्स, बट बेटा जो आपने किया है ना, अगर मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा ना, तो एचएमआरसी का ये वाला कानून टूटेगा और 50,000 का फाइन हो जाएगा। तो बेटा इसको यूं 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 कर ले। ये होता है तरीका, मेमनों का तरीका, फुसकार फुसकार के दो को चने के झाड़ पे चढ़ा के अपना काम हम निपटाना जानते हैं, हम पक्का मेमन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से काम लिखने का तरीका, ये प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। और सेक्शन बी पे जब हम आएंगे,
तो वहां पे 25 मार्क्स के कितने सवाल होंगे? 2 होंगे। और उसमें हर एक सवाल में 5 मार्क्स किसके होंगे? यही समझाने बुझाने यानी प्रोफेशनलिज्म के होंगे। टोटल हमारे पेपर में 10, 5 और 5, 20 मार्क्स जो है वो किसके हैं? प्रोफेशनलिज्म के हैं। और बाकी जो है 80 मार्क्स जो है वो आपके लिखने के हैं, आपकी अर्निंग है। यानी 80 मार्क्स आप खुद ड्राफ्ट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, और वो ड्राफ्टिंग और कैलकुलेशन का जो लेवल है, उस लेवल को वो 4 बातों पे जांचेगा, और वो 4 बातों पे वो बैठ गया तो आपको 20 में से मार्क्स अवार्ड करेगा। ये 4 बातें जिन्होंने प्रोफेशनल के पेपर पहले दिए हैं वो ये 4 लफ्जों से वाकिफ हैं। ये सब जगह पे यही है, हर पेपर में यही है। पहला क्या है? एनालिसिस एंड इवेल्युएट। सिर्फ कैलकुलेट करके नहीं आना, हमें कहता ना 25 मार्क्स आएंगे। पूरी बात को इवेल्युएट करने का, पूरे सिनेरियो को समझ के समझाने का, लिखते हुए कैलकुलेशन को मिलाने का, ये है एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। और जो ए लेवल्स का अगर कोई है ऑनलाइन या यहाँ जिसने ए लेवल्स का बिजनेस का पेपर दिया हो, वो ए लेवल्स यानी इंटरमीडिएट भी बोलेंगे ना, उसमें वो बिजनेस के पेपर में एनालिसिस और इवेल्युएट करना सीख जाता है, क्योंकि वहां पे सवाल ही एनालिसिस और इवेल्युएट का आता है। लेकिन हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इसको भी सीखेंगे। और बात वही होती है कि सिनेरियो के हिसाब से चीजों को लिख लिख के समझाना। कमर्शियल एक्यू में, अब इसकी मैंने एक पूरी वो इंग्लिश लिखी है, घर पे पढ़ लेना, ये मेरी बुक में सब लिखा हुआ है। कमर्शियल एक्यू में क्या होता है? सिर्फ टैक्स की बातें ना करो। जब आपको कैश फ्लो नजर आ रहा है, आपको दूसरे फैक्टर्स सवाल में नजर आ रहे हैं, तो उन फैक्टर्स पे भी एक लाइन जरूर लिख दो। यानी आप मिसाल के तौर पे टैक्स को समझा रहे हो, तो आप एक लाइन उसमें कैसे बढ़ा सकते हो कि अगर हम टैक्स, अब ऐसा सवाल है, ऐसे कई सवाल हैं, कंपनी कैश फ्लो प्रॉब्लम में, और आपको अब दे दी है ड्यूटी के चलो भाई टैक्स प्लानिंग करो। तो आप इसको फिर आखिरी में ये लिखेंगे ना कि अगर मेरी दी हुई राय के हिसाब से आप काम करेंगे तो इतना टैक्स सेव होगा। कुछ बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं, तो वो कमर्शियल एक्यू में पे नहीं जाते। बेटा इतना टैक्स सेव होगा, आगे 2 लाइनें लिखने में तेरे को मौत आ रही है, लिख दे कि टैक्स सेव होगा, तो इससे कैश फ्लो क्या होगा? पैसा आउट नहीं होगा, हमारे पास ही रहेगा। या मैं ट्रेडिंग लॉस का पिछले साल से रिलीफ क्लेम करूंगा, तो रिलीफ क्लेम करने की वजह से गवर्नमेंट मुझे टैक्स क्या कर देगी? रिफंड करेगी। ये पिछला साल तो क्लोज आप पे कर चुके हो, गवर्नमेंट क्या करेगी? रिफंड। रिफंड आएगा तो इससे मेरा कैश फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रोफेशनल एक्यू में ये होता है कि सिर्फ टैक्स पे इक्तिफा नहीं कीजिए, कैश फ्लो की बातों पे भी नजर रखिए कि कैश फ्लो पे इसका इम्पैक्ट ये ये होगा। टीएक्स में एस लेवल का सिर्फ एक सवाल था, उसका नाम था कैरल कोरियर। टीएक्स में एक सवाल है कैरल कोरियर पास पेपर का, जिसमें कैश फ्लो कैलकुलेट करवाया था कि पोस्ट टैक्स कैश पोजीशन क्या है। इसमें हर सवाल में हम उसको कर रहे होंगे, वहां पे सिर्फ एक सवाल है, यहाँ पे हर सवाल है। क्योंकि अगर आप कैश फ्लो पोजीशन के बाद बात नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा? आपके प्रोफेशनल आपके मार्किंग स्कीम में से मार्क्स नहीं जाएंगे, वो पूरे मिलेंगे, क्योंकि वहां पे स्कीम होती है टैक्स के हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इंटरप्रिटेशन, समझाना बुझाना। जो प्रोफेशनलिज्म है ना, उसके मार्क्स आपके कैश फ्लो के ऊपर बातें नहीं करोगे तो चले जाएंगे। तीसरा होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? बड़ी आसान है बेटा। एग्जामिनर बोलता है डिस्कशन पॉइंट लिखो, और आप रिपोर्ट लिख के आ रहे हो, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? जैसे इसकी मिसाल यूं है, हुसैन भाई ने अपनी जोजा मोहतरमा को कहा आज जुम्मे का दिन है, बकरे के चाप खाऊंगा। ओए होए, मटन चॉप्स आह। और जुम्मे से कहा हुआ है, जुम्मे को कहा, हफ्ते को कहा, इतवार को अब जब लंच नहीं डिनर की बात थी, इतवार को जब डिनर लगा, बेगम ने दाल चावल आगे रख दिए। मजा आएगा? बोलेगा बेचारा क्या शरीफ आदमी है,
सब्र शुक्र करके खा लेगा, लेकिन दिल में बुरा लगेगा तो एग्जामिनर सब्र शुक्र वाला नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स काट देगा। ठीक है। वो कहता है जब मैंने तेरे को रिपोर्ट लिखने का बोला है तो तू फॉर्मेट में क्या बना, किस फॉर्मेट में आंसर लिख। रिपोर्ट ऊपर हेडिंग लगेंगी रिपोर्ट्स की, और हेडिंग सब्जेक्ट लगेगा और शुरू हो जाएंगे। डिस्कशन पॉइंट है तो डिस्कशन पॉइंट के फॉर्मेट है, मैं बताऊंगा ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग, और नीचे शुरू हो जाएंगे। और अगर ईमेल लिखनी है तो ईमेल का भी एक ये फॉर्मेट फिक्स है, ये आपको हर सवाल के साथ मैं देता जाऊंगा और वो आप सेव कर लेंगे, याद कर लेंगे। फॉर्मेट जिस पे मांगा जाए, जो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जामिनर देता है, अल्लाह का वास्ता है उसको मान लेना। वरना वो बोलेगा कि मैंने बिरयानी का बोला था या मटन चॉप्स खाने का बोला था और तूने दाल चावल खिलाया है, तो 20 में से अब उसकी मर्जी है, उसने कितना स्कीम में पीछे छुपा के रखा है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की मार्किंग स्कीम आमतौर पे शो नहीं करते। ठीक है, ये बाकी की शो कर देते हैं, किट में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जिस स्टाइल में मांगा जाए उस स्टाइल में जवाब लिखा जाना चाहिए। और आखिरी चीज है स्पेक्टिज्म, मतलब बुराई को अच्छे तरीके से बुरा कहिए, चीजों का एनालिसिस करते हुए आप बुरी बात को बुरा तो बोले लेकिन तरीके से। स्पेक्टिज्म का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज को नेगेटिविटी में ना लिखिए। आंसर या कुछ भी आप ले रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आप उस पे आर्गुमेंट्स को आप सपोर्ट होना चाहिए। यानी आप अगर कोई ओपिनियन दे रहे हो तो वर्किंग उसकी सपोर्ट पे होनी चाहिए, और नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और फ्लो होना चाहिए। तो बात वही है कि जिस तरह हम आपको लिखना सिखाएंगे, अगर आप उसको ही फॉलो करेंगे तो ये 20 में से इंशाल्लाह 15-18 मार्क्स आप ले जाओगे। 20 में से 20 तो किसी के नहीं आते, क्योंकि ये FA1 का पेपर तो है नहीं कि 100 में से 100 आ रहे हैं, लोग तस्वीरें लगा रहे हैं। इसमें बस, इसमें पोजीशन भी 80 पे बन जाती है। ATX है ये TX, ये FR नहीं है कि 92 98 पे पोजीशन आ रही है। ये ATX है। 90 से नीचे नीचे पोजीशन बनती है वर्ल्ड टॉप आमतौर पे। 82 90 से नीचे नीचे पे क्या बन जाती है, वर्ल्ड टॉप। और नेशन टॉप तो 82 84 वालों का होता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि कौन को TX, मैं आपको बताऊं लिटरली, TX में 90 मार्क्स, यहाँ पे है बच्चा हमारा, सही है, उसकी तस्वीरें भी लगी हुई है, TX में 90। लेकिन अगर बेटा काशान तू TX की तरफ चलेगा ना तो तेरे यहाँ आएंगे 25। यह धमकी। TX की तरह नहीं चलना है, दिमाग को क्या करना है, बदलना है। किस पे ध्यान देना है, आपको जो भी दिखाया एक्सप्लेनेशन करते हुए सपोर्ट पे कैलकुलेशन को लेके जाना है। अगर आप कैलकुलेशन पेपर में भूल भी जाते हो ना, तब भी आप पास हो सकते हो। अगर आप प्रॉपरली क्या कर लेते हो, एक्सप्लेन करते हो ना, अगर 10 मार्क्स है तो 5 तो मिल जाएंगे ना। और सिर्फ कैलकुलेट करके आओगे तो 2 मिलेंगे। एक्सप्लेन करोगे आधे मिल जाएंगे, सपोर्टिव कैलकुलेशन करोगे तो पूरे मिल जाएंगे। ये मार्किंग स्कीम वगैरह में जब सवाल सॉल्व करूंगा तो मैं पूरी आपको एक बार पढ़ाऊंगा कि देखो ये करा, ये मार्क्स मिला, इसको ये एक्सप्लेन करा तो इतना मिला, कैलकुलेट के इतने थे। तो आपका दिमाग वहां पे फिर से दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा कि हाँ यार, कैलकुलेशन सपोर्ट पे है, मेन किस पे ध्यान देने का, लिखने पे। लेकिन कैलकुलेशन नहीं आएगी तो तू लिखेगा कैसे? तो जो रिकॉर्डिंग्स है जिसमें कैलकुलेशन पूरी समझाई गई है, वो आपको आनी जरूरी है। वो जो वहां समझाया गया है, उसको लिखते कैसे हैं, ये मैंने सिखाना है। ठीक है, इसके 10 सवाल आपके पास ऑलरेडी हैं, 10 हम और इंशाल्लाह कराएंगे आपको पास पेपर के। ठीक है। तो ये हो गया पेपर फॉर्मेट, पेपर कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक फॉर्मेलिटी है, टाइम मैनेजमेंट ने ये ने वो, ये ATX लेवल पे आके हो जाता है। टैक्स के रेट्स बेटा गिवन होंगे। बेटा TX का पेपर थोड़ी दे रहे हो, पहली बार थोड़ी पेपर देने जा रहे हो। वो होता है, हम बताते हैं। जब TX से बच्चा होता है, बेटा कभी आपने पेपर दिया है स्किल्स का? नहीं सर, फर्स्ट टाइम देने जा रहा हूं। तो हम बता दें बेटा 1 मार्क के लिए इतनी मिनट होती हैं,
पेपर पूरा करना होता है, टैक्स के रेट्स पेपर में गिवन होते हैं। अभी बेटा फाइनल में हो, कुछ तो फाइनलिस्ट हैं जिनका ये आखिरी पेपर भी है, न्यायिश वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनका ये सेकंड लास्ट पेपर है, कुछ ऐसे हैं जिनका बस आखिरी के चार है। यानी फाइनलिस्ट लेवल पे तो हो, तो आपको ये फजूल बातें मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करता। एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स वो ही है, घर पे जाके आज वो जो आपने डबल ए में एथिक्स लिखा था ना कहीं पे, अभी बुक्स पढ़ी होंगी कुछ ने, अभी अभी डबल ए दिया है, वहां से वो पेजेस निकाल के रख लेना। वही यहाँ पे भी आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे। वही इंटेग्रिटी, ईमानदारी। बेटा बचपन से हमने क्या सीखा है कि बेटा चोरी नहीं करना, टैक्स की भाषा में टैक्स इवेजन नहीं करना, अवॉइडेंस करना, प्लानिंग करना, चोरी चपाटी नहीं करना। दूसरा होता है क्या, ऑब्जेक्टिविटी। क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी यार, कोई है ऑब्जेक्टिविटी वाला? अभी बताता हूँ बेटा, सब रखो, डेट वेट सब याद करनी पड़ेगी, सब बताते हैं, सब बताते हैं। न्यूट्रल रहने का, वाह क्या बात है। बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, बेस्ट बेस्ट वे में एक्ट करने का। यानी जिसके, यानी वो हमने सीखा है, जिसका नमक खाओ तो नमक क्या करनी चाहिए, नमक हलाली करनी चाहिए। तो ये अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हलाल की बात नहीं हो रही है, हाँ मलिक, अस्तगफिरुल्लाह। नमक हलाल होना चाहिए, यानी जिसके लिए नौकरी करो तो फिर दिल से करो। इसको कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी का राज आपके पास है तो दुनिया में बताओ ना, पेट के हल्के, ना ना ना, ऐसा नहीं होना है। एथिक्स ये कहता है कि लोगों के सीक्रेट्स को संभालो। और प्रोफेशनल बिहेवियर, इसी पे तो पूरा एस्पेक्टिज्म है कि दो चोर को चोर डायरेक्ट ना बोलो, अभी जो बेगम वाली बात की थी। कॉम्पिटेंस अपने अंदर लाओ, लिखने में तमीज हो, बात करने में तरीका होना चाहिए। आप देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन मुझे नौकरी करते हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। पढ़ाता तो मैं अपने शौक की खातिर हूँ, ठीक है। मैं पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जमाने से हूँ, तो वही भी मैंने बहुत काम किया है, ठीक है। आप कभी किसी सीएफओ से मिलना, आप लोगों का भी पाला पड़ेगा, अनकरीब पड़ेगा। कुछ लोग जॉब वाले होंगे जिनका पाला सीएफओ से पड़ता हो। सीएफओ से आप एंट्रीज पूछोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, उनको एंट्रीज भी नहीं याद होंगी, डेबिट क्रेडिट नहीं याद होगा। हाँ ये पता होगा कि एसेट डेबिट पे पड़ता है, लायबिलिटी क्रेडिट पे पड़ती है। लेकिन अगर आप उससे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एंट्री पूछने चले जाओ, या आप उससे डी कमीशनिंग कॉस्ट, IS 16 इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की कैलकुलेशन और इस पे चले जाओ, वो अटक जाएगा। सीएफओ है वो, अटक जाएगा। क्यों अटकेगा? क्योंकि उनका काम नहीं बेटा, सीनियर पोजीशन का काम ये थोड़ी है IS याद रखना। उनका काम है ये, जबान की तरफ इशारा है। ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, जबान की तरफ इशारा है, बोलने का फन है, प्रेजेंटेशन का हुनर है। काम तो सारे नीचे वाले करके देते हैं, वो रिव्यू करता है, अपने नाम से आगे चेपता है, लेकिन चेपता अपने नाम से है, लेकिन उसको जो बोलने का हुनर है ना, वो आपको नहीं आता। आपको मैं एक बात बताऊं, वे थोड़ी सी खराब बात है, अच्छी लगे लगे, नहीं लगे नहीं लगे, सच बोलता हूँ, मेरी आदत है। आपको दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, जॉब्स में, कंपनी में, ऑफिस टाइमिंग में। एक होगा जिसका ईगो बड़ा हाई होगा, मैं तो जो हूं ना, जो होता है दिल में वही बोलता हूँ, सही है, ऐसे होते। और काम में बड़े अच्छे होते, लेकिन उनका बस इंक्रीमेंट होता है हर साल, सैलरी बढ़ती है उनकी 10%, और वो असिस्टेंट अकाउंटेंट आया होगा, ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंट पे रिटायर हो जाएगा। और एक होगा जिसका काम थोड़ा कच्चा होगा, लेकिन उसको बोलने का हुनर आता होगा बेइज्निल्लाह। और समझ जाओ, समझ जाओ, सेठ के सामने अपने ईगो को मार देगा, सेठ के सामने अपने ईगो को मार देगा, खत्म कर देगा ईगो को।
समझे? बॉस, 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 बॉस को पीपीटी बनाते हुए देख लिया, सर आप बनिए सर, नहीं नहीं सर फॉरवर्ड करें, मैं अभी बना के देता हूं। आप देखिएगा वो 2 साल में मैनेजर होगा। ये मार्केट प्रैक्टिस है। तरक्की का जीना यही है बेटा, पैसा कमाने आए हैं। जॉब करते हैं तो क्या करने आए हैं? पैसा कमाने आए, और सामने इंसान है, तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, जल्दी तरक्की हो जाएगी। और अपना ईगो रखोगे ना, तो उसका ईगो आपसे बड़ा है, क्योंकि वो आपका बड़ा है, वो आपसे बड़ा बॉस है। तो ईगो को सेटिस्फाई रखोगे ना जब तक अपने बॉस के, तरक्की करोगे। और जब आपने अपना ईगो अपने बॉस के सामने रख दिया, तो वो सर हैं आपके ना, वो बॉस हैं। तो वो जो है वो कौन है? वड्डा मारुआ है। तो वड्डे को देखो, अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत दी है उसकी इज्जत करो। अल्लाह ने जिसको सीनियर पोजीशन दी है ना, अब आप ये होशियारी नहीं करो इससे ज्यादा तो मेरे को आता है। अरे बेटा उसको आता था, अब वो किसी और फील्ड में आ गया है। तेरा काम कुछ और है, तेरे को आता होगा। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, तो उसको इज्जत दो, जब तक कोई शरई मसाइल ना हो जाएं। तो ज्यादा यानी ज्यादा होशियारियां, डेढ़ होशियारियां ईगो पे नहीं आने का। यही आपके एसीसी का एग्जामिनर है। एटीएक्स हो, एएफएम हो, वो आपसे जो मांगे ना उतना उसको लिख के दे दो, उतना उसको एक्सप्लेन करके दे दो, उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, वो आपको 20 में से 18 दे देगा। और आप बोलो नहीं बड़ी में तो अपना चलाएगा, तो फिर आपको 80 में से पास होना पड़ेगा। ये प्रोफेशनलिज्म के पूरे मार्क्स वो खा जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो एग्जामिनर चेक करना शुरू करता है ना पेपर, उसको पहले ही आइडिया हो जाता है कि बच्चे को प्रोफेशनलिज्म लिखने आता है, उसको वो 20 में से हमें कितने देने हैं। तो आपने इस पे थोड़ा सा काम करना है। ज्यादा डेढ़ होशियारी अपने को करनी ही नहीं है, ठीक है? बाकी सिलेबस वही है जो टीएक्स का सिलेबस है, बात समझिएगा। ये मैंने येलो से जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये एडिशनल टॉपिक्स हैं। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट के फर्दर एक्सपेक्ट्स, ये एक नया टॉपिक है, शुरू से चल रहा है। 5 टॉपिक वही 100% टैक्स वाले। एम्प्लॉयमेंट के फर्दर एक्सपेक्ट्स नया है, फिर वो ट्रेडिंग इनकम पार्टनरशिप सब पुराना है। टैक्स प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, ये थोड़ा सा नया है। सीजीटी में आ जाओ तो पूरा सीजीटी पुराना है, सिर्फ इसमें ओवरसीज एक्सपेक्ट्स नया है। इनहेरिटेंस में आ जाओ तो इसमें कुछ ओवरसीज और ट्रस्ट वगैरह के कुछ टैक्सेशन के टॉपिक ज्यादा हैं। फिर आ जाओ नीचे, तो कंपनीज के अंदर कुछ लॉसेस के अंदर, कुछ रिलीव्स के अंदर, कुछ ओवरसीज फैमिली बिजनेस प्लानिंग में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। और वैल्यू एडिड टैक्स में भी फर्दर टॉपिक्स हैं। और एथिक्स अभी मैंने आपसे पूछ भी लिया, जर्नली बातों बातों में बता दिया। पास पेपर करते करते मैं एक दो सवाल करूंगा जिसमें वो मैं लिख भी दूंगा, ठीक है? और आपके पास सबके पास डबल ए का लिखा हुआ है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, वही 5 चीजें जो एथिक्स के अंदर होती हैं। फिर ओवरसीज एक्सपेक्ट्स एक नया टॉपिक है जो आप लोग हम लोग मिलके रिकॉर्डिंग्स में आप देखेंगे। टीएक्स का पूरा सिलेबस, और अराउंड 30 to 40% एडिशनल है। अभी मैंने आपको पास पेपर दिखाया ना, अभी तो आप लोग शुरू करोगे। जब आप पढ़ लोगे ना, और जिसने टीएक्स बहुत रीसेंट दिया है, वो ये बोलेगा कि सर एटीएक्स के पेपर में 60 मार्क्स 50 मार्क्स तो टीएक्स एग्जाम में होता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग, लिखते हैं एक्सप्लेनेशन वे में, आता टीएक्स है। तो मैंने शुरू में भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं कि मैं ये अज्यूम करके पढ़ाता हूं एटीएक्स कि आपने 2 साल पहले टीएक्स दिया है, तो आप सिर्फ एटीएक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप टीएक्स कम एटीएक्स पढ़ रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग्स में अब आपका टारगेट अगली संडे से पहले आपको क्या कर लेना है। तो अगर आप आते हैं, अपना पोर्टल जब आप खोलेंगे ई एकेडमी का, तो उसमें सारा सीक्वेंस से डला हुआ है। आपने नेक्स्ट संडे की क्लास से पहले ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयमेंट इनकम के फर्दर एक्सपेक्ट्स, यहां तक देख लेना। एम्प्लॉयमेंट इनकम के फर्दर एक्सपेक्ट्स तक आपने जरूर देख लेना है। अब ये कहाँ है वो भी मैं दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखो, साथ रहोगे सुखी रहोगे, पीछे रह जाओगे तो फिर आपका वो यानी सब कुछ रिकॉर्डेड ही हो जाएगा, हर चीज फिर आपको रिकॉर्डिंग में ही देखनी पड़ जाएगी। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी क्या रहेगी,
सुखी रहेगी। और मैं अभी पोर्टल से भी दिखा देता हूँ कि कहाँ तक आपने देख लेना है, पूरा हफ्ता है। और कुछ लोगों ने तो शुरू तो कर दिया है, प्रॉपर्टी तक पहुंच भी गए। तो खैर, अभी आते हैं, हम लॉग इन करते हैं। स्क्रीन बेटा दिख रही है ना? ये मेरा पासवर्ड डाल दिया मैंने। आ जाओ बेटा। हम्म। देखो भाई, इनकम टैक्स कंपटीशन, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के फर्दर, यहां तक आपने पूरा करके आना है। ये 17, 6, 16, 9, मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग आपको 25 मिनट से ऊपर की नहीं मिलेगी। ये मेरा एक तरीका है, मैं कभी भी घंटों के लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मैं उस चीयर से उठ के आया हूँ जहां पे आप अभी बैठे हो। मुझे पता है कि कॉम कब बोर हो जाती है। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स मेरी ज्यादा होती हैं, लेकिन आप टाइमिंग देखो, 13 मिनट, 17 मिनट, 7 मिनट, 16 मिनट, पर से अलाउंस 30 मिनट, 13 मिनट, 16 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। अगर आप इन सबको ऐड भी कर लोगे ना, तो ये बहुत कम टाइम बनता है। ये बहुत कम टाइम है। प्रॉपर्टी इनकम पे आओगे तो प्रॉपर्टी इनकम 18 मिनट, 26 मिनट, 30, 8, 26 और 12, ये 2 घंटे भी नहीं है। 2 घंटे चलो। तो ये आप लोग एक बात याद रखना, कुछ बच्चे होते हैं, सर इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं। बेटा मेरी रिकॉर्डिंग्स में एक चीज है, ये लेंथी रिकॉर्डिंग्स नहीं। मैं चाहता ना, मैं प्रॉपर्टी पूरा एक रिकॉर्डिंग, एक वीडियो बनाता, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करता। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा हिफ्ज है, मुझे थोड़ी कोई लंबी है। ज्यादा रिकॉर्डिंग करने में हमें ज्यादा मेहनत होती है। पहले स्टार्ट करना पड़ता है, फिर पूरा रिकॉर्ड करके उसको एंड करना पड़ता है, फिर वो रेंडर होती है, फिर उस पर पता नहीं वो अपना वो लगाते हैं लोगो शोगो, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो स्टार्ट होती है। मेरा ज्यादा टाइम लगता है, हमारी ज्यादा एफर्ट्स लगती है, लेकिन आपको सहूलत ये होती है कि आप 30 मिनट में एक टॉपिक करते हो तो पूरा टॉपिक करके उठते हो। तो इसी तरह आप इंप्लॉयमेंट इनकम पे आओगे ना, 16 टॉपिक जरूर है, लेकिन आप टाइमिंग देखो, 11 मिनट। ये 47 मिनट्स है, क्योंकि ये कार बेनिफिट है, और कार बेनिफिट एक लेंदी बेनिफिट है, पूरा एक ही में है। 8 मिनट, 18 मिनट, 6 मिनट, 28 मिनट, 13 मिनट, 7 मिनट, 18 मिनट। वीडियोस की क्वांटिटी पे नहीं जाना, टाइमिंग पे जाना। तो आराम से ये जो मैं आपको टारगेट दूंगा, ये बड़े रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कितना कर सकता है। तो ये आपने कहाँ तक करके आना है नेक्स्ट संडे से पहले। देखो, पास पेपर मैं करूंगा, और मैं वही पास पेपर उठाऊंगा जिसमें 25 मार्क्स का सवाल इन टॉपिक्स पे पूरा हो जाएगा। यानी ऐसा सवाल है कि 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सिर्फ क्या करके आ जाओगे, ये सिर्फ 4 टॉपिक्स। और इस चार में इंटरेस्टिंग बात बताइए क्या है, 3 टॉपिक्स कॉपी कैट है, पूरे वही है जो टीएक्स में। ये जो इनकम टैक्स कंपटीशन है ना, इसके अंदर सिर्फ एक नया टॉपिक है, माइनर वाला, माइनर की इनकम। यहाँ पे मैंने डाला हुआ होगा, माइनर की इनकम जो है ना, वो ये रही। 8 मिनट, ये 8 मिनट का नया टॉपिक है बस, बाकी ये पूरा टीएक्स है। फिर अगर आप आओगे प्रॉपर्टी पे, इसमें एक भी वीडियो नई नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मैं बच्चों को कुछ तो दूं, तो मैंने एटीएक्स का स्टेडियम खोला, और उस स्टेडियम में जो प्रॉपर्टी के सवाल थे ना, वो मैंने सॉल्व कर दिए कि जा स्टेडियम भी ले ले। इसके बाद भी ये पूरा 100% सेम लाइक क्या है, टीएक्स है। तो और फिर आखिरी एम्प्लॉयमेंट का ये जो पहला सेक्शन है ना, जिसमें 16 वीडियोस हैं छोटी छोटी, ये पूरा टीएक्स है। हाँ, ये जो 9 वीडियोस है ना नई वाली, ये पूरी नई है। ये आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी है, जिसको स्कीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीम्स। तो आप इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं मैं, नेक्स्ट क्लास से पहले एम्प्लॉयमेंट के फर्दर एस्पेक्ट्स तक कंप्लीट करके आएंगे तो हम पास पेपर कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और ये पोर्टल में ही नीचे ऐसे ही मैं दिखा दूं, अभी खोला है तो, ये लाइव क्लासेस के अंदर, ये जो लाइव क्लास है ना, इसमें ये 10 पास पेपर्स हैं। ये 10 पास पेपर्स हैं जो कि कैप्लान के हैं। आप देखो पास पेपर की ड्यूरेशन, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 11 मिनट। जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, यानी मैं टाइप कर रहा होता हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो अगर आप करोगे तो इससे पहले कर लोगे। और ये जो है ना, जिस पर टाइम ज्यादा लगा हुआ है, 1 घंटा 24 मिनट और 1 घंटा 17 मिनट, ये 50-50 मार्क्स वाले हैं। यानी तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने 50 मार्क्स का सवाल टाइप कर लिया है, पढ़ाते हुए समझाते हुए। 1 घंटा 17 मिनट में मैंने 50 मार्क्स का सवाल कर लिया है। 48 मिनट में मैंने क्या कर लिया, 25 मार्क्स का सवाल। लेकिन अभी तो आप इस लाइव को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक कोर्स पूरा या मैं ना बताऊं, आप किट को हाथ लगाओगे आपको चक्कर आ जाएंगे। क्योंकि 25 मार्क्स और 50 मार्क्स का सवाल पूरे सिलेबस से घूम के होता है। तो जैसे ही मैं, अब देखो तरीका ये है, मैंने आपको टारगेट दिया कि आपने फर्दर एक्सपेक्ट तक देखना है। अब मैं कराऊंगा इसका पास पेपर। क्यूरी है, मसला है, मैं व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ, मेरी आदत है। मैं सबको जवाब देता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी होता ना, मैं उसको भी जवाब देता हूँ। ये मेरी एक आदत है यार। किसी ने मैसेज किया है, फ्री सो रहा हूंगा या कहीं होऊंगा तो जवाब नहीं दूंगा, वरना मैं जरूर जवाब देता हूँ। तो कोई भी क्यूरी है व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। हम पास पेपर सॉल्व करेंगे इन एरियाज के ऊपर। तो वो जो क्यूरी होगी ना, वो खुद ब खुद इंशाल्लाह वहीं पे भी खत्म हो जाएगी। फिर भी रह जाए, मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं लाइव क्लास पे भी आपके पास हूँ। ठीक है? तो ये आपने करना है। और ये करने के बाद जब मैं पास पेपर करा दूं ना, तो फिर उस पास पेपर को घर पे दोबारा लिखना। सॉल्व नहीं करना, मेरी आदत है, मैं एटीएस में बोलता हूँ लिखना। क्योंकि और लिखने का मतलब है कि आप वर्ड पे टाइप करेंगे। लिखना इसलिए है क्योंकि आपको पेपर में भी ड्राफ्ट ही करना है। तो ये था भाई एटीएक्स का इंट्रो, और नेक्स्ट वीक का छोटा मोटा सा टारगेट शरीफ, और सिलेबस, टीएक्स और एटीएक्स में क्या फर्क है। और मैंने एक और बात बताई कि टीएक्स ही एटीएक्स है विद सम एक्सेप्शंस। तो ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद है याद रहेगा इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है, चैट बॉक्स आपके पास है, यहाँ वाले डायरेक्ट पूछ सकते हैं। शाबाश। हाँ जी, उमर भाई, हुसैन भाई, बाकी ऑनलाइन वालों वालियों, जल्दी जल्दी। एनी सवाल? कोई तो आपके लिए तो इब्तिसाम बहुत आसान है, क्योंकि योर फर्स्ट पेपर है। तो आपको तो टेक्स्ट अभी याद ही होगा ताज़ा ताज़ा, तो आपके लिए तो सहूलत है। आपको ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है। ऑन फिगर रूल्स पे हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम जो है वो अभी, ये आपको बहुत, आपने आगे का सवाल पूछा है, ये मैं आखिरी दिनों में बताता हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है? ड्राफ्टिंग में बेटा हो जाएगा। अभी जब आप नेक्स्ट क्लास लोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका वो मैंने सिखाना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग के बाद स्टडी हब की रीडिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है? स्टडी हब की रीडिंग जरूर कीजिएगा। कैप्लन की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैप्लन की बुक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और एग्जाम से बहुत ज्यादा उसने टाइप किया है। ठीक है? तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्टली जॉब वाले लोग होते हैं। ठीक है? तो आप कैप्लन की बुक नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना स्टडी हब पढ़ना। और अल्लाह का वास्ता है, स्टडी हब जब पढ़ रहे हो ना, तो उसकी कैलकुलेशन पे खुद को नहीं थकाना। किस पे फोकस करना? रूल्स पे। किस पे फोकस करना? एक्सप्लेनेशन पे। कुछ बच्चे कैलकुलेशन के पीछे अभी भी नहीं सुधरेंगे। हमारी कौम है ना, मैं जानता हूँ। उनको 1-2 क्लासेस लगेंगी, जब वो पास पेपर सॉल्व करेंगे तो सुधरेंगे। कि बेटा कैलकुलेशन पे खुद को नहीं थकाना है, फोकस है ड्राफ्टिंग, और सपोर्ट पे है कैलकुलेशन। तो आपने रिकॉर्डिंग देखनी है और स्टडी हब की रीडिंग करनी है, बस ये दो रिसोर्स हैं। कैप्लान होगी, लेकिन अभी आप कैप्लान को हाथ लगाओगे वो करंट मारेगी। क्योंकि आप आपको भले आप ये एम्प्लॉयमेंट तक देख भी लो ना, आप कैप्लान का क्वेश्चन खुद से आपको मिलेगा ही नहीं, वो कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने कराना है। ढूंढ ढूंढ के क्यों टाइम जाया कर रहे हो? हाँ, अगर अब ऐसे भी बच्चे होते हैं। अभी मैसेज आएगा मेरे को, सर, जुम मंगल बुध को मैसेज आ जाएगा, सर आई एम डन विद एम्प्लॉयमेंट के एक्सपेक्ट्स, अब मैं क्या करूं? तो बेटा आगे बढ़ना, आगे बढ़ जा।
ये भी मैं बताऊं, अल्लाह अकबर। अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया है और स्टडी हब की रीडिंग कर चुके हो तो फिर आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओ। टारगेट पूरे का मतलब है सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना नहीं, उसकी स्टडी हब की रीडिंग भी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग तो आप लोग मंगल तक देख लोगे, मैं जानता हूँ, रात को लगाओगे, चल मेरा भाई हो गया, ठीक है। एक दो रातें लगेंगी, तीन रातें लगेंगी, हो जाएगी पूरी। तो बेटा स्टडी हब की रीडिंग जरूरी है। टारगेट का मतलब याद रख लो, रिकॉर्डिंग देखना, मेरी बुक तो डेफिनेटली पढ़ोगे, जब भी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, सवाल तो उधर ही है। और स्टडी हब को रीड करना। अब कोई एक ऐसा बच्चा है जो कहता है सर आई सरेंडर, मतलब सर मैं स्टडी हब नहीं पढ़ पाता, मुझे समझ ही नहीं आता है, तो बेटा उसको भी यही राय है, स्टडी हब पढ़ो। लेकिन अब वो बिल्कुल ही है ना कि नहीं, मैं आया हूं छांगा मांगा से सही है, अब मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता है, तो फिर नॉट रिकमेंडेड कि तू कैपलैन की बुक पढ़ ले, कुछ तो पढ़ेगा ना। नॉट रिकमेंडेड कि कैपलैन की बुक पढ़। लेकिन राय वही है कि आपने स्टडी हब यानी रिकॉर्डिंग, मेरी बुक और स्टडी हब, कहाँ तक, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम जो अभी दिखाया, वहां तक नेक्स्ट संडे 11 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना है। यहां तक हमारा आज का दर्स था कि पेपर कैसे होगा। अब्दुल्ला का सवाल कहाँ गया। जी, मेरे प्लानर जो है आपके पास, उसके हिसाब से जो है अगर आप चलोगे, जो प्लानर का लिंक रिसोर्सेज दिया हुआ है, तो आप खुद से भी अपने आप को प्लान कर सकते हो। यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे पास हैं, मैं नाम भी जानता हूँ, जो जॉब नहीं कर रहे या जिनके पास स्पेयर टाइम होता है। तो बेटा मैंने यही अभी यही कहा कि ये टारगेट तो मैं उनको जहन में रखते हुए दे रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। अगर आप स्पीड में जाते हो मिस्टर अब्दुल्ला, तो यू कैन, आप प्लानर, मेरे प्लानर के हिसाब से चलोगे तो एक महीना पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे मैंने 12 अगस्त की डेट डाली हुई है। जो प्लानर आपके पास रिसोर्सेज के अंदर है, उसमें अगर आपने अभी शुरू किया है तो आप जो है वो 12 को सिलेबस ऑटोमेटिकली खत्म कर लोगे। मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो इस हिसाब से दे रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन करूंगा उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा। और अगर वो नहीं देखा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप सो जाना, आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तेज चलेंगे, जैसे आप अगर जॉब नहीं करते हैं तो आप प्लानर के हिसाब से जाएं और स्पीड में जाएं। स्कूल, फाइन, फेयर इनफ। तो यही बात है आपके लिए भी तरुबा कि आप भी जॉब नहीं करती हैं, तो आप भी प्लानर जो है हमारा, जिसमें 12 अगस्त एंड डेट डली हुई है, उसके हिसाब से चलती जाएं, रिकॉर्डिंग्स देखती जाएं और स्टडी हब को पढ़ती चली जाए, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, ये कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। बस ATX AFM से आसान है, क्योंकि आपने अभी देखा पूरा TX ही है, थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा है। लेकिन बात है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, टैक्स का भी सिलेबस बड़ा था, ATX का सिलेबस भी बड़ा है, और ड्राफ्टिंग हम सिखा देंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। चलें, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।